वालेकुम, मेरा नाम फराज राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स अकेडमी का फाउंडर हूँ। आज हम आइल्स लाइफ स्किल पे बात करेंगे। आइल्स लाइफ स्किल जो है ये 4 टेस्ट हैं जिनको लाइफ स्किल A1, लाइफ स्किल A2, लाइफ स्किल B1 और लाइफ स्किल B2 कहा जाता है। आइल्स लाइफ स्किल जो है ये यूनाइटेड किंगडम बॉर्डर एजेंसी या UKBA की रिक्वायरमेंट है। इसका बैकग्राउंड ये है कि आज से बहुत साल पहले लोग जब शादी होके अपने किसी UK नेशनल पार्टनर के साथ UK में सेटल होते थे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करते थे और क्योंकि उनका इंटरेक्शन भी नॉन नेटिव्स के साथ होता था या अपने लोकल लोगों के साथ होता था जो वहाँ पे सेटल हैं, तो उनको लैंग्वेज पे बहुत ग्रिप नहीं होती थी और एमरजेंसी सिचुएशन में वो बता नहीं पाते थे कि क्या मामला है या उन्हें किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा ह्यूमन स्मगलिंग जो है ये इसको रोकने के लिए भी ऐसा किया गया है। और बाज़ ऐसी कौमें हैं जिनके यहाँ जो मोनोलिंगुअल हैं, जैसे चाइनीज़ और अरब जो हैं वो मोनोलिंगुअल हैं, वो दूसरी किसी ज़ुबान को ना जानते हैं ना बोलना पसंद करते हैं। तो ह्यूमन स्मगलिंग और ऐसी सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए यूनाइटेड किंगडम बॉर्डर एजेंसी ने ये कोशिश की कि हम लोगों को जो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर ज़रूर लें। तो उसके बाद उन्होंने इस रिक्वायरमेंट को लेके आए हैं अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के अंदर। और शुरू में ESL इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जो टेस्ट होता था उसके थ्रू लोगों को ले लिया जाता था, लेकिन ESL के जो सेंटर थे उनकी स्क्रूटनी जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, उनको मॉनिटर नहीं किया जाता था अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी जिसकी वजह से इस सारी एक्सरसाइज का कोई आउटकम नहीं था। उसके बाद फिर ये डिसीजन शायद 2015 में, जहाँ तक मुझे याद है 2015 में आया कि अब जो आइल्स के टेस्ट हैं वो अब जो टेस्ट हैं एमिग्रेंट्स के या स्पाउस वीज़ा के वो ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करेगी और उसके अंदर लाइफ स्किल के नाम से 4 टेस्ट जो हैं वो डिवाइस किए गए। स्पाउस वीज़ा के लिहाज से लाइफ स्किल A1 है और लाइफ स्किल A1 जो है वो ऐसे स्पाउसेस के लिए है जो किसी दूसरे कंट्री से UK में जाते हैं। जो लोग UK में पहले से मौजूद हैं उनके लिए लाइफ स्किल A2 है जो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे और अपनी न्यूट्रलाइजेशन या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए लाइफ स्किल A1 जो है A2 जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्रिएट की जाती है। अब जो आइल्स लाइफ स्किल A1 है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो किसी दूसरे कंट्री से अपने स्पाउस के पास UK जा रहे हैं, भले वो लड़का है भले वो लड़की है, वो UK नेशनल है या ब्रिटिश बॉर्न है या ब्रिटिश नेशनल है, और उसके लिए जो आमदनी है एनुअल इनकम 25,000 ब्रिटिश पाउंड जो है वो उसका लेवल रखा गया। अब दूसरे कंट्रीज से जो लोग वहाँ जाते हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन लेवल है लाइफ स्किल A1 का, उसमें फेल या पास का स्टैंडर्ड सेट किया गया है और ये बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है। लेकिन ये छोटा सा टेस्ट जो होता है ये टेस्ट क्योंकि टेस्ट ही होता है और उसकी अपनी एक एंग्जाइटी होती है, तो इसलिए ये तमाम लोगों को किसी हद तक पैनिक करता है। अब इसमें आप भले आपने मास्टर्स किया हुआ है और भले आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिडल है या मैट्रिक है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनको टेस्ट किया जाता है और इसके अंदर ये बेसिकली 2 फेजेस का टेस्ट है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का, और इन 2 फेजेस में टोटल कोई 12-14 मिनट मैक्सिमम 18 मिनट जो हैं वो लगते हैं। जो फ़ेज़ 1 है उसको फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले फ़ेज़ में ये होता है कि आप जाते हैं और एग्ज़ामिनर जो है, अच्छा ये टेस्ट भी थोड़ा मुख्तलिफ है अपने फॉर्मेट के लिहाज से। इसमें क्या होता है कि एक जो एग्ज़ामिनर है वो एक रेफरी की तरह, एक एम्पायर की तरह काम करता है। उसके एक साइड पे कैंडिडेट A होता है और दूसरी साइड पे कैंडिडेट B होता है। अच्छा, इन दोनों को कोऑर्डिनेट कराना है। बेसिकली जो टैलेंट या जो स्किल्स हैं वो ये एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और एक दूसरे की स्किल्स को चेक कर रहे हैं। जो रेफरी या जो एम्पायर है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करा रहा है और ख़ामोशी से अपने मार्क्स को नोट कर रहा है। इसके अंदर कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिसमें उसका कोई रोल नहीं है और कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिसमें उसका कोई रोल हो सकता है।
मसलन जो आपका लिसनिंग का टेस्ट है उसका जो फॉर्मेट है वो रिटन फॉर्मेट पे है, उसमें ये कोई तब्दीली नहीं कर सकता। जो स्पीकिंग आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। सिर्फ ये क्या कर सकता है कि वहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आप थोड़े से परेशान हैं तो ये आपको थोड़ा रिलीफ देगा कि आप बेशक 2 मिनट ठहर जाएं, आप अगले उसमें आ जाएं, या आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट देगा किसी तरीके से। और इसका पर्पज़ ये होगा कि आप टेस्ट के एनवायरनमेंट की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आप थ्रू हो जाएं इस सारे सिचुएशन से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे मैंने बताया फ़ेज़ 1 जो होता है, जिसको हम फ़ेज़ 1A समझ लें, हम ये कहते हैं कि ये फ़ेज़ 1 का पहला पार्ट है। फ़ेज़ 1 के पहले पार्ट में वो आपका इंट्रोडक्शन लेता है कि आप कौन हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपसे उससे रिलेटेड सवाल होंगे, यानी शॉपिंग, कुकिंग, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी जो फैमिली है वो क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस किस्म की चीज़ें आपको पसंद है। ये एक इंट्रो या वार्म अप टाइप चीज़ होती है। अच्छा, और इसका जो इसी तरह से अगर आप मेल हैं और कोई जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ को काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा आप क्या बिज़नेस करते हैं, ये कैसा है, पाकिस्तान में इसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, आप अपना जो स्कोप है वो क्या देखते हैं, या आपसे ट्रैवलिंग के मुतल्लिक, आपकी स्टडीज़ के मुतल्लिक, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, इस तरह की चीज़ें जो ना वो आपसे पूछ सकता है। जैसे आप डाइन आउट करना चाहते हैं, क्या आप ट्रैवल करते हैं, क्या आप मूवी वगैरह देखते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये वो वार्म अप या इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपको भी और जो आपके साथ दूसरे कैंडिडेट हैं उन दोनों को एक एक टॉपिक दे दिया जाता है। ये कोई 30 से लेके 50 के करीब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आमतौर पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर मोस्टली होम टाउन हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी चॉइसेस हो सकती हैं, शॉपिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, इसके ऊपर आउटफिट जो होता है यानी क्लोथिंग, फैशन, स्कूलिंग, नेबरहुड, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम, यानी इस तरह के जनरल टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर आपने अपने जो ओपोनेंट हैं, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, उनसे को तकरीबन 2 मिनट क्वेश्चनिंग करनी होती है। यानी टोटल जो इंटरव्यू टाइम है वो 90 सेकंड से 120 सेकंड है। इसमें आप 4 सवाल पूछ लें, 5 सवाल पूछ लें। इसी तरह जब आपका टाइम ख़त्म होगा तो वो आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। और ये जो सवाल क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे इसमें टॉपिक होते हैं, वो मेरा ख्याल है बेहतर ही है कि मैं आपको अगली वीडियो में उसके बारे में बताऊं, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट जो है वो इसमें नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसका जो फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 2 में क्या होता है? फ़ेज़ 2 में एक लिसनिंग होती है, एक ऑडियो टेप होती है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट के अंदर जो पिक्टोरियल पार्ट है वो ज़्यादा होता है और दूसरे पार्ट के अंदर सेंटेंस का पार्ट ज़्यादा होता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का। पहले पार्ट के अंदर जब ऑडियो चलती है तो आपको उस ऑडियो से अंदाज़ा लगाना होता है कि डिस्कशन किस चीज़ के बारे में हो रही है। हो सकता है वहाँ को तस्वीरें बनी हो, एक स्टेडियम की हो, एक सिनेमा हॉल की हो, एक किसी लाइब्रेरी की हो। तो ऑडियो में वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ डिस्कस हो रही थी और ये कौन सी जगह थी और यहाँ पे क्या सिचुएशन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इमेजेस या इन्फोग्राफिक्स जो है आपने उसको मुकम्मल करना होता है। जो पार्ट 2 होता है उसमें किसी भी शख्स की जो है ना एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं और उसमें देखा ये जाता है बाज़ औक़ात ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, बाज़ औक़ात ये वैसे जनरल डिस्क्रिप्शन होती है। वो अपने कोई एम के बारे में बात कर रहा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, फिर मैं ऐसे जाऊँगा, फिर मैं ये एक्ट होगा, या मैं मतलब क्लब जाना चाह रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें उसको असेस करता है कि ये क्या है, आप क्या समझ पाए हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सपोज़ जो मुझे आखिरी अभी टेस्ट याद है लेटेस्ट, उसमें क्या था कि ख़ातून जो है वो अपने कज़न को मिलने के लिए कहीं जा रही हैं। वहाँ पे शॉपिंग का को बहुत अच्छा सिनेरियो है और वो सोच रही हैं कि मैं वहाँ से ये फ़लाँ चीज़ शॉपिंग करके आऊँगी, ठीक है। अच्छा, इससे पिछला जो टेस्ट मुझे याद है उसमें क्या था कि एक जो है दोस्त, वो दूसरे दोस्त को विज़िट करने जा रहा है।
वहाँ पे माउंटेन्स हैं तो वो हाइकिंग करेगा, तो उसने हाइकिंग की अपनी सारी चीज़ें ले ली हैं और उसके दोस्त ने उसको एडवाइस किया कि शूज़ जो है ना अच्छे शूज़ लाजमी होने चाहिए। तो वो इसके ऊपर इस तरह से ना यानी थोड़ा सा कि आपने क्या इन्फर किया इस पूरे के अंदर। तो ये इस तरह से इसका जो फ़ेज़ 1 जो है वो इन्फोग्राफिक्स पे होता है और फ़ेज़ 2 जो है फिल इन द ब्लैंक्स पे होता है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, 15-15, 20-20 सेकंड की, 25 सेकंड की ऑडियो होती है और 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर टोटल। तो एज अ टेस्ट ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन नंबर 1 ये एक टेस्ट है। नंबर 2 ये आपका लाइफ टाइम शॉट है। आपने इमिग्रेशन के लिए या सेटलमेंट के लिए जाना है। अगर आप यहाँ पे सपोज़ नाकाम हो जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि ये लास्ट जो फेलियर होता है वो फाइनल होता है। होता क्या है कि इससे आपका वो प्रोसेस डिले हो जाएगा जो सेटलमेंट का प्रोसेस है। लेकिन जो इसका फ़ायदा है इसको क्लियर करने का 1 गो में, वो ये है कि वो शो करता है कि हाउ एंथुजियास्ट यू आर टू गो फॉर इट, या आप कितने एम्बिशियस हैं इस काम को करने के लिए। और इसके अंदर जो आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, अगर आप इसको 1 गो में क्लियर करते हैं तो उसको भी ये एहसास होता है कि ही विशेस टू स्टार्ट लाइफ एंड ही विशेस टू स्टार्ट इट वंडरफुली, अच्छे तरीके से ज़िंदगी शुरू करना चाह रही है या चाह रहा है। तो वो इस चीज़ को फिर आपके जो है स्पाउस अप्रिशिएट करते हैं। और जो UKBA है उसके पास भी कोई ऐसा बहाना नहीं रहता कि वो आपको वहाँ जाने से रोक सकें। अदरवाइज़ 2, 4, 6 महीने का डिले वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जी ये फिर अगले साल की हम टैक्स रिटर्न्स आएंगी तो फिर देखेंगे, कभी कोई चीज़, वो फिर एक ना विशियस साइकिल शुरू हो जाता है जो एक के साथ दूसरी चीज़ को ख़राब करता है। तो इसलिए हम बच्चों को यही रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए आप अगर ख़ुद तैयारी कर सकते हैं तब भी ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप खुद तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन इसकी असेसमेंट ज़रूर किसी से करवा लेनी चाहिए कि आप कितने तैयार हैं। दूसरी बात, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो आप टेस्ट देने जा रहे हैं इसका जो फॉर्मेट है आप इससे वेल अवेयर हो, आपकी ओरिएंटेशन इसके साथ ठीक हो, आपको इसके टिप्स पता हों। वहाँ पे अगर ऑल ऑफ द वे कोई नई चीज़ निकला है तो आपको उसकी परेशानी ना हो। अच्छा, इसी तरह से एक और जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिस वक्त आप ये टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं कि आई एम केपेबल इनफ टू कम्युनिकेट और सेटल इन एनी सोसाइटी। तो इस लिहाज से भी वहाँ की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्कशन के दौरान जब आप क्लास में आते हैं, एकेडमी में आते हैं, तो दूसरे लोग जो हैं वो आपको बताते हैं या टीचर ही बता देता है कि वहाँ पे ये चीज़ होती है, ऐसा होता है, माहौल इस तरह का है, फ़लाँ लफ्ज़ बोलना है, फ़लाँ लफ्ज़ नहीं बोलना, फ़लाँ चीज़। जैसे अब रूडनेस और पोलाइटनेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। यू आर वेरी रूड अगर आपने किसी बात का सही जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। तो हर जो सिविलाइज सोसाइटी है हमारी निस्बत UK की, तो वहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिविलाइज बिहेवियर हो। तो ये सिविलाइज बिहेवियर की थोड़ी सी ओरिएंटेशन जो है वो आपको ग्रुप में मिल सकती है। आपको अकेले YouTube के ऊपर या दूसरी किसी जगह पे आपको वो सारी चीज़ें शायद नहीं पता लगेंगी जो आपको एक ग्रुप के अंदर या एक इंटरेक्शन के साथ पता लगती हैं। थैंक यू वेरी मच।